हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ जनरल बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। 11th क्लास की केमिस्ट्री बहुत आसान है। साइंस सब्जेक्ट जब आप चूज़ करते हैं 11th क्लास में, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर साइंस कैसे पढ़ेंगे। हमारा 9th क्लास में केमिस्ट्री वीक था, 9th में फिजिक्स वीक था, 10th में हमें मैथ्स कम समझ में आया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आफ्टर 12th मुझे एनडीए में जाना है, नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना है, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे साइंस लेना चाहिए, मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बच्चों के रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में, लॉकडाउन का समय है, वैसे भी कोरोना से पूरा विश्व और हमारा भारत भी लड़ रहा है। इस कोरोना को तो हराना है ही, उसके साथ साथ स्टडीज़ को हम नहीं रोक सकते। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना घर से ही अब ऑनलाइन क्लासेस ली जाए। तो उसी कड़ी में मैं इस चीज़ को आगे लेकर चल रहा हूँ। 10th के बाद जब 11th में बच्चा आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। आपको अपने इंटरेस्ट, अपने टीचर्स का विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब होने के बाद जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे साइंस पढ़ना है, तो फिर बिल्कुल पागलपन के साथ सोचना नहीं होता, पीछे मुड़ के देखना नहीं होता। एक बार जब सोच लिया करना है तो करना है। और आसान है, बहुत आसान है। हमारा लंबा अनुभव इस चीज़ में है। हम हर साल इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बच्चों को गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और सब्जेक्ट मैटर के अलावा मैं लगातार आप लोगों तक मोटिवेशनल वीडियोस भी अब आगे मैंने सोचा है लेकर आऊँगा, क्योंकि घर बैठे बैठे डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बच्चों में आ रही हैं। क्या करें सर, कैसे पढ़ें? तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस आपको 1-2 दिन में, अगले आने वाले टाइम में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, जब सोच लिया तो सोच लिया, एक बार ठान लिया तो ठान लिया, करना है। ठीक है, चलिए। अब साइंस जब हमने ले लिया तो उसके बाद किस तरीके से पढ़ाई करनी है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी स्ट्रीम है जो रेगुलरिटी मांगता है, निरंतरता, निरंतर लगे रहना, डेली का काम डेली करना, लापरवाही नहीं करना, जहाँ दिक्कत आए वहीं उस चीज़ को सोल्व करना। और मैं लगातार विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को, मेरा ये प्रयास रहेगा कि चाहे बच्चा किसी भी स्कूल का कहीं का भी क्यों ना हो, मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको 11th क्लास के हर चैप्टर के, हर टॉपिक के लगातार वीडियोस आप तक पहुँचेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री उस लेवल तक करवा पाऊँ कि आप IIT मेंस, नीट के एग्ज़ाम में, IIT एडवांस के एग्ज़ाम में इजीली केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएँ। नो डाउट हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मुझे लगातार सुनना है, आपको लगातार अपनी बुक्स को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, उनको सोल्व करना है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। मैं लगातार आप लोगों तक भेजता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी चीज़ को एक और, इस चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि साइंस में लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। लिख लिख के देखना, बार बार रिपीट करना, राइट डाउन करना, लिखना। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ का और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 11th क्लास की केमिस्ट्री को समझना ज़रूरी है और समझ में आना आसान है। केमिस्ट्री बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस, जो मैं बताऊँगा उन चीज़ों पर। 11th की केमिस्ट्री समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 12th क्लास में जब हम चलेंगे आगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 11th के ऊपर डिपेंड करेगी। 11th का समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो 12th बहुत आसान है, 12th और भी आसान है। ठीक है, 11th क्लास में काफ़ी कुछ ऐसा हम पढ़ेंगे जो हमने 9th 10th क्लासेज में पढ़ा है। इसलिए मैं एक चीज़ और हमेशा कहता हूँ बच्चों से, 11th क्लास शुरू करता हूँ, 1% भी आपको दिक्कत महसूस नहीं करनी है, कोई डाउट दिमाग में नहीं रखना बेटा। ठीक है, आपने चाहे 9th में 10th में लापरवाही की, किसी भी कारणवश आपने कम पढ़ा या आपको कम समझ में आया, 1% आपको टेंशन लेने की जरूरत है। बिल्कुल फ्री होके आपको 11th में बैठना है।
मेरा ये विश्वास है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये सोच के बैठे कि मैं जीरो है नहीं, बट सोच लें कि मुझे कुछ नहीं आता साइंस में, तब भी आप 11th में 12th में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे अपने कुछ लंबे कैरियर में मैंने देखे हैं, 11th में हिंदी मीडियम से आते हैं, ठीक से शुरुआत में पढ़ भी नहीं पाते हैं, हर वर्ड का मीनिंग वो पूछते हैं, लेकिन 2-3 महीने 5 महीने बाद वो बच्चे इतना अच्छा ग्रो करते हैं, इतना अच्छा कैरी करके आते हैं कि पुराने जो बच्चे रेगुलर इंग्लिश मीडियम से थे उनको भी बीट कर देते हैं। तो आप लोगों को जस्ट मुझे फॉलो करना है और जस्ट होप फॉर द बेस्ट। ओके, चलो देखो, साइंस, व्हाट इज साइंस? जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। कोई हमसे पूछे कि बेटा यू आर साइंस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस, तो साइंस को हम कैसे बता सकते हैं? साइंस इज द नॉलेज which we gain through experiments and observations. So science is the knowledge which we gain through experiments and observations and which is arranged in a systematic way. ठीक है, क्या लिखा मैंने? कौन सी नॉलेज है भाई? knowledge which is, science is the knowledge which is obtained through experiments, observations and which is arranged in a systematic way. ठीक है, साइंस इज द नॉलेज विच वी ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड विच इज अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, ये जो वर्ड है साइंस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेंटिया, सेंटिया विच मीन्स नॉलेज, टू नो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए साइंस क्या होता है। उसके बाद मेन चीज हम आते हैं केमिस्ट्री। साइंस क्या, यदि मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स आप पढ़ेंगे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ आप पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। बहुत सिंपल से तरीके से मैं बताता हूँ हमेशा। केमिस्ट्री इज कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स मेनली। जो केमिस्ट्री के अंदर हम 3 चीजें देखते हैं, क्या? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। किसका कंपोजिशन, किसका स्ट्रक्चर, किसकी प्रॉपर्टीज बेटा? ऑफ मैटर। ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सिंपल, वेरी इजी। ओके, जस्ट 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन इजीली हम बता सकते हैं। कंपोजिशन का मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चौक ही है। ठीक है, चौक किससे बना है? ये जो चौक का टुकड़ा मेरे हाथ में है किससे बना है? तो हम बता सकते हैं कि चौक इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम 2+ and carbonate 2- ions. It is an ionic compound because it consists of ions. And what about the structure? What do you mean by the structure of matter? Structure of matter means what is the arrangement of these ions, how these ions are arranged in the lattice of this compound. Okay, कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे बहुत सारे कंपाउंड्स कोई भी ले सकते हैं। हमने आयरन का टुकड़ा ले लिया, कोई आयरन लैटिस ले लिया, आयरन क्रिस्टल ले लिया, गोल्ड का ले लिया, तो उनके अंदर ये एलिमेंट्स, ये आयंस, ये पार्टिकल्स किस वे में अरेंज्ड हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसा है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहता है। सॉलिड्स में हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, बट फिर भी किस टाइप का अरेंजमेंट। एंड व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज मींस
इनको यदि वाटर के साथ रिएक्ट करें, यदि कांटेक्ट में है तो किस तरह से क्या होगा, एयर के साथ क्या बनाएंगे, एसिड्स के साथ, बेस के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ आपस में। तो इस तरह की 3 चीजें हमें ध्यान रखनी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर हुआ? तो केमिस्ट्री इन 3 वर्ड्स से हम बता सकते हैं इजीली, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसके बाद और आगे चलें, मैं अभी बेसिक चीजें थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को मेनली हम 3 ब्रांचेस में, मेनली, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट मेनली देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एंड थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 10th क्लास पढ़ के आ रहे हैं जस्ट अभी। 10th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 आई थिंक पढ़ा आप लोगों ने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ compounds of carbon mainly, which deals with the study of I can say hydrocarbons and their derivatives ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बता सकते हैं कि, देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ गया, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, मेनली हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, कार्बोनेट्स, इनको हम स्टडी नहीं करते हैं बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, उनको हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इनको हम यहाँ स्टडी नहीं करते हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन या अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ compounds of elements, study of compounds other than organic compounds, we can write here, study of compounds other than organic compounds। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। एंड थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आएगा? फिजिकल केमिस्ट्री में मोटे मोटी बात करें तो द रूल्स, थ्योरीज, द प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूज्ड इन द केमिस्ट्री ऑल कम अंडर द व्हिच ब्रांच? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, रूल्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज सब आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, इस तरह से जो रिलेटेड चीजें हैं वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और अदर ब्रांचेस भी केमिस्ट्री की हैं, उनका भी यहाँ पे कोई ज़्यादा स्कोप हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद केमिस्ट्री में एक और सबसे शुरुआत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि भाई केमिस्ट्री का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री, क्या कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हम जीवन में अपने डेली लाइफ में जहाँ जहाँ नज़र डालते हैं, कहीं भी नज़र डाल के देख लो, जितने भी कंपाउंड्स, जो भी चीज़ें, आर्टिकल्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लगभग सभी में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री यूज़ होती है। ठीक है, मोटा मोटा एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी आप लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से। तो आप इसको एक बार बुक से भी थ्रोली पढ़ लेना, बाकी मैं डिस्कस करता हूँ।
यूजेस ऑफ केमिस्ट्री में जैसे हम देखते हैं कि भाई मेडिसिन से शुरुआत कर लेते हैं। आजकल कोरोना नाम की बड़ी समस्या, विकट समस्या हमारे सामने है। अभी हालांकि इसका तो कोई इलाज, वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन इससे पहले जितनी भी मेन बीमारियां, डिजीज जो होती हैं, उनके लिए वैक्सीन्स, उनके लिए जो दवाइयां हैं, मेडिसिन है, वो सब कहाँ से बनती हैं? केमिस्ट्री से ही, केमिकल्स का ही उसमें यूज होता है। जैसे हम यूज भी सुनते हैं, एड्स, एक्वायर्ड एमिलोइड डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट में हम एक दवाई यूज करते हैं, अजाइडोथाइमिडिन, है ना, AZT। कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन वगैरह इनका यूज होता है। मलेरिया में क्लोरोक्विन, जो आजकल अमेरिका और दूसरे देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, चाहे भाई जुकाम से लेके, पेट दर्द से लेके, कैंसर तक, एड्स तक, जितनी भी बीमारियां हैं, सब में क्या यूज होते हैं? केमिकल्स यूज होते हैं। बिना केमिकल्स के कोई ड्रग नहीं है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट वन इज ड्रग्स। जितनी भी मेडिसिन, ड्रग्स, दवाइयाँ जितनी भी हैं, केमिकल लैंग्वेज में मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब कहाँ से आती हैं? हमारे पास केमिस्ट्री से आती हैं। इसके बाद आप एग्रीकल्चर में नज़र डाल लें, खेती बाड़ी में जो किसान खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, वहाँ बिजाई से पहले मिट्टी को जब तैयार करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसमें सॉइल चेक करवाने के बाद उसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो जिंक, फॉस्फेट, पोटास जो भी खेतों में ऐड किया जाता है। यदि सॉइल का पीएच बैलेंस नहीं है, एसिडिक सॉइल है, और जो क्रॉप हम उसमें उगाना चाह रहे हैं यदि वो उसके लिए न्यूट्रल सॉइल चाहिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? एसिडिक सॉइल में कुछ कार्बोनेट्स वगैरह, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके और पीएच मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब बिजाई करते हैं उस समय हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह बीजों पे लगाते हैं। फिर फसल उगने के बाद, फसल के दौरान वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड्स, और कोई डिजीज आ गया तो पर्टिकुलर उसमें उसके लिए उसकी दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब क्या है? केमिकल्स हैं। फिर ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करते हैं, तो वहाँ भी हमें बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो एग्रीकल्चर में भी हम केमिस्ट्री के विदाउट केमिस्ट्री हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है ना। उत्पादन, यील्ड बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसके बाद आप अपने डेली लाइफ में हम क्लॉथ्स, कपड़े जो पहनते हैं, ये सब जो फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर किससे बनते हैं? उसमें सेलुलोज का यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। यदि आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो भी केमिकल से ही बनते हैं। हम आगे 12th क्लास में एक चैप्टर पॉलीमर पढ़ते हैं, तो वहाँ काफ़ी सारे हम पॉलीस्टाइरीन वगैरह इस तरह के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का यूज़ कपड़ों में भी है, हम जो फाइबर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी केमिकल से बने हैं। इसके अलावा आप पेपर यूज़ करते हैं, नोटबुक्स हैं, नोट हैं, और बहुत सारे अलग अलग मैगजीन्स वगैरह, पेपर, ये भी सब किससे बना है? प्लांट्स में क्या? कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, और प्लांट्स में तो स्टार्च तो की बजाय स्टार्च भी होता है, लेकिन सेलुलोज मेन कंपोनेंट उनका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्टेम है, ये सब किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। तो पेपर के अंदर सेलुलोज का यूज होता है। इसके बाद आप अपने मोबाइल स्क्रीन्स हैं, एलईडी टीवी स्क्रीन्स हैं, इन सब के अंदर फ्लोरेसेंट मटेरियल्स जिनका यूज होता है, पैनल्स वगैरह, वो सब केमिकल से ही बनते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे फ्यूल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की बात करें, जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीन हम यूज़ करते हैं, बाइक, कार, स्कूटर, एरोप्लेन, सब के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई फ्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। फ्यूल क्या है? केमिकल्स हैं। तो आप पढ़ लेंगे इसको। मैं यही बताना चाह रहा था कि केमिस्ट्री के यूजेस की बात करें तो बहुत सारे यूजेस हम वन बाई वन बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस मोटा मोटा एक बार बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी कमियां भी हैं, हम देखते हैं भाई जितने भी बड़े युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, उनमें बहुत भारी विनाश मानव जाति को हुआ, सब में क्या यूज होता है? केमिकल्स का बहुत भारी रोल वहाँ पे रहता है। बॉम्ब जो बनाए जाते हैं, आजकल न्यूक्लियर वारफेयर का बड़ा खतरा रहता है, एटॉमिक बम बन चुके, एटॉमिक बॉम्ब बन चुके हैं, हाइड्रोजन बम की तैयारी चल रही है। तो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि यूज़ कैसे करते हैं। हम उसको अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करें तो केमिस्ट्री एक वरदान है,
और यदि उसको डिजास्टर के लिए, तोड़फोड़ के लिए, नुकसान के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए यूज़ करें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो पॉइजन होते हैं, जहर की तरह काम करते हैं, वो हम लोगों को, उससे लोग मर सकते हैं। बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स हैं जिनका यूज़ लड़ाइयों में लोग करते हैं अलग अलग कंट्रीज, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार उसका किस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन एक प्रकार से हो गया। इसके बाद हम आगे चलें तो बड़ा अब शुरुआत करते हैं। अभी तक थोड़ा सा ये था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं, केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं, केमिस्ट्री की लिमिटेशंस क्या हैं, मैंने मोटा मोटा बताया, अभी ज़्यादा गहराई से उस चीज़ में नहीं गए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं पहले, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्या, मैटर, मैटर। केमिस्ट्री एक प्रकार से अब 11th की केमिस्ट्री यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैटर, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? मैटर हमने पढ़ा 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड have mass, ठीक है। जनरल डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। और इसकी प्रेजेंस को हम फील कैसे कर सकते हैं, एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से किसी के द्वारा इसकी उपस्थिति को, इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे मैटर, ठीक है। मैटर के अलावा एनर्जी, या जिसको हम पूरा जो यूनिवर्स हमारा है किससे बना है, मैटर से बना है। अब मैं कई बार बच्चों से पूछ लेता हूँ कि बेटा आप अपने आसपास, जैसे क्लासरूम में ही आते हैं, क्लासरूम में है, बेटा 50 एग्जाम्पल बताओ मैटर के, गिव मी द 50 एग्जाम्पल्स, गिव मी द 100 एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। बच्चे कई बार सर 50 सोचने लग जाते हैं। अरे बेटा सोच क्या रहे हो, अपने आसपास देखो भाई, जिस बेंच पे आप बैठे हैं, जिस पंखे के नीचे आप बैठे हैं, जो पेन आपके हाथ में है, जो कपड़े आपने पहने हुए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप खुद बैठे हो, जो जो कुछ दिख रहा है, हम आईज से जो देख पा रहे हैं, एवरीथिंग एनीथिंग व्हिच वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर आईज इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंपल है। यदि आपसे कोई कहेगी 500 एग्जांपल्स लिखिए मैटर के, तो हम लिख सकते हैं भाई, अपने घर में चम्मच से लेके और जो जो आर्टिकल्स, जो जो सामान घर में है, सबका नाम लिख दो, हो गए 500, 600, 1000 एग्जांपल लिख सकते हैं। तो मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब मैटर का क्लासिफिकेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं किस आधार पे, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। आसान है, आपको घबराना नहीं है। वीडियो को रोके, दो बार उसको दोबारा देखने ध्यान डालो, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मींस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट। तो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके अलावा 2 और स्टेट्स भी हम बुक्स में बताया जाता है, हम पढ़ते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट, बट वो हमारे यहाँ पे नहीं है, उनके बारे में अलग से डिस्कशन कर लेंगे। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले सुना भी होगा। मैं एक बार कुछ बेसिक चीजें जो अभी 11th क्लास में जब होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 11th क्लास का बच्चा मुझसे या किसी भी टीचर से पूछे कि सर सॉलिड, ये पेन आपके हाथ में है, मेरे हाथ में मार्कर है, सर दिस इज अ सॉलिड, यस सॉलिड, सर व्हाई दिस इज अ सॉलिड, ये सॉलिड क्यों है, देयर इज वाटर इन माय बॉटल, व्हाई दिस वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, इन दिस रूम वी आर यूजिंग एयर फॉर ब्रीदिंग, हम गैसेस का यूज कर रहे हैं, व्हाई दिस गैस, दीज आर गैसेस,
गैसेस गैस क्यों होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। यदि आप लोग इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो नो डाउट आप साइंस में बहुत अच्छा करेंगे, साइंस आपको समझ में आएगा, मजा आएगा आपको साइंस पढ़ने में, ठीक है। और जब तक मजा नहीं आता तब तक समझ में ही नहीं आता, तो मजा लेके मजे के साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करो, अपने आप समझ में आएगा। सॉलिड्स क्या होते हैं, तो बेटा सॉलिड क्या होते हैं बताओ, नहीं मैं बताता हूँ, सुनो। तो पुरानी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब जिसका आकार जैसा है वैसा ही रहे हमेशा, और जितनी साइज जितना वॉल्यूम उसका है वो वैसा ही रहे। जैसे कोई कंटेनर हमारे पास है, मान लीजिए 1 लीटर का है तो 1 लीटर ही रहे, चौकोर इसी तरह का ही रहे, तो ये सॉलिड है, ठीक है। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, सॉलिड्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस whose melting point MP is greater than रूम टेम्परेचर। समझ रहे हो आप, जैसे ये इस कमरे का टेम्परेचर है, इस कमरे का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री से ज़्यादा है, जिन जिन का टेम्परेचर यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है वो सब क्या है, वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब लिक्विड है। समझ रहे बात, लिक्विड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं फिर हम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, जो कि बॉइल नहीं हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, सब्सटेंसेस whose BP, यहाँ पर नहीं कह रहे मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर पे नहीं पिघल रहा, नहीं मेल्ट हो रहा, सॉलिड है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, whose boiling point is more than या greater than रूम टेम्परेचर। क्यों होते हैं वो भी बताऊंगा अभी। गैसेस क्या हो जाएंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, सब्सटेंसेस whose boiling point is less than room, ठीक है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है वो बॉइल उस टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर इस कमरे की बात करें तो यहाँ ऐसा कोई सब्सटेंस जैसे गैसेस हैं, इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर से कम है, इसलिए गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था उसकी बात करते हैं भाई, सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है, या गैस क्यों है। तो दो चीजें सिंपल सी दो बातें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज थर्मल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है बेटा। फर्स्ट टाइम हम शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले रूटीन में क्लासेस में लेक्चर लेते रहे तो वहाँ एक अलग तरीका था, एक अलग माहौल रहता है। अब पहली बार हम घर से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत मैंने की है, बहुत सारे टीचर्स ने भी की है, तो अच्छा रहेगा वैसे ये कि सब तक हम एजुकेशन को पहुंचा पाएंगे, इजीली पहुंचा पाएंगे। लेकिन मेरा पहला प्रयास है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों को एक अच्छी केमिस्ट्री की जो जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को मिलनी चाहिए, जैसी समझ आप लोगों के अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, निश्चित रहिए। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। थर्मल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड है, इसको हीट करेंगे, जैसे जैसे हीट करेंगे क्या होगा, हीट करने का मतलब थर्मल एनर्जी दे रहे हैं उसको हम हीट कर रहे हैं, तो और हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, समझ रहे हो बात। तो थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी
उतना ही पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये जो फैक्टर है थर्मल एनर्जी, ये क्या करता है, पार्टिकल्स को दूर भगाता है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या करते हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बांध के रखते हैं, कहने का मतलब। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जितने ज्यादा होंगे, पार्टिकल्स उतना ही पास पास होंगे। समझ रहे हो बात मेरी? तो ध्यान से देखना, सॉलिड्स में क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस मैक्सिमम, थर्मल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, समझ रहे हो बात? लिक्विड्स में क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी दोनों ही इंटरमीडिएट रहेगी, बीच की वैल्यू रहेगी। तो गैसेस में थर्मल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, जैसा सॉलिड में मैंने बताया उसका जस्ट रिवर्स गैसेस में हो जाएगा। थर्मल एनर्जी गैसेस में मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक दिखा सकते हैं, इस तरह से होते हैं सॉलिड्स में। लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आप दिखा सकते हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली, बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो था मेरा ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। बट मैं फिर लास्ट में एक बार अश्योर करता हूँ आप लोगों को, केमिस्ट्री इज इजी, मेक श्योर केमिस्ट्री इज इजी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको केमिस्ट्री को बड़ा ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।